दोस्तों दुनिया में 193 कंट्रीज हैं जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा रिकग्नाइज्ड हैं, लेकिन एक नया देश इस लिस्ट में शामिल होने वाला है। आखिर ये देश कौन सा है, कहां पर स्थित है, क्या ये एशियन आइलैंड है, एंड फाइनली एक नया कंट्री बनता कैसे है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या प्रोसीजर है, इन्हीं सब पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। तो दोस्तों इस नए देश का नाम होगा बोगेनविल। अब ये थोड़ा सा आपको प्रोनाउंस करने में अजीब सा लगेगा क्योंकि इस नाम के पीछे की जो रूट्स हैं वो फ्रेंच हैं, तो बोगेनविल या कुछ और भी फ्रेंच जानने वाले उसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। मुझे जहां तक पता है इसका यही प्रोनाउंसिएशन सही है। तो बोगेनविल नाम का ये देश एक आइलैंड कंट्री है और इसके करंट प्रेसिडेंट जिनका नाम है इस्माइल तुरामा, उन्होंने रिसेंटली काफी इंटरव्यूज दिए हैं जिनमें उन्होंने कहा है कि हम आज़ादी के लिए बिल्कुल तैयार हैं, कुछ ही महीनों में या मे बी 1-1.5 साल के अंदर अंदर हम आज़ाद हो जाएंगे। तो भाई साहब देश तो आज़ाद हो जाएगा, लेकिन आपको यानी कि भारत के यूपीएससी एस्पिरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि देश की लोकेशन क्या है। तो अगर हम यहाँ पर देखें पैसिफिक ओशन की तरफ, ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा उत्तरी दिशा में, तो हमें देश नजर आता है पापुआ न्यू गिनी। और इसी पापुआ न्यू गिनी का एक आइलैंड है जो इसका एक काफी बड़ा आइलैंड है, उसका नाम है बोगेनविल आइलैंड। और इसी बोगेनविल आइलैंड के पास में अन्य कई सारे आइलैंड्स आपको नजर आते हैं जो ये पैसिफिक ओशन में स्थित हैं, जिनमें प्रमुख हैं सोलोमन आइलैंड। तो ये दो देशों के बीच में स्थित है। अभी फिलहाल ये पापुआ न्यू गिनी का हिस्सा है, लेकिन भविष्य में ये पापुआ न्यू गिनी और सोलोमन आइलैंड्स के बीच में स्थित एक आइलैंड होगा। दिस विल बी द इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ बोगेनविल। तो इसकी लोकेशन के बारे में आपको दो चीजें याद रखनी है। नंबर 1, मैंने आपको थंबनेल में गलत जानकारी दी है, ये एशिया नहीं है बल्कि मेलानेशिया है। क्या होता है मेलानेशिया, 1 मिनट में पता चल जाएगा। दूसरा, इसके दक्षिण में स्थित है सोलोमन सी, इसका नाम याद रखिएगा सोलोमन सी। उसके थोड़ा सा नीचे दक्षिण में जाएंगे तो आ जाएगा कोरल सी, और अगर यहाँ उत्तर में देखेंगे तो ये है विशालकाय पैसिफिक ओशन। आइए अब आपको बताता हूं कि मैंने क्यों थंबनेल पर गलत जानकारी दी है। ये एशिया का हिस्सा नहीं है दोस्तों, ये एक पूरा नया कॉन्टिनेंट है जिसको आजकल ओशनिया कहा जाता है, और इस ओशनिया के कई हिस्से हैं। तो उन हिस्सों में भी आपको मालूम होना चाहिए कि मेलानेशिया कहाँ है, पॉलिनेशिया कहाँ है। तो वैसे तो ये सभी आइलैंड्स दक्षिणी प्रशांत महासागर के हिस्से हैं, उसी के अंदर स्थित हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा इनमें डिफरेंशिएशन है। तो जैसे देखिए पापुआ न्यू गिनी वाला जो आइलैंड है और उसके पड़ोसी सोलोमन आइलैंड है, जिनमें से एक बोगेनविल भी है, ये सभी शामिल हो जाते हैं मेलानेशिया में। तो ये ऑस्ट्रेलिया के एकदम निकटतम पड़ोसी हैं। फिर कुछ आइलैंड्स आते हैं यहाँ पॉलिनेशिया में, तो ये बहुत ही छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो समुद्र के थोड़े बीच में स्थित हैं, ऐसे याद रख लीजिए। और मेलानेशिया के उत्तर में जो आइलैंड्स हैं वहां पर आ जाता है माइक्रोनेशिया। अब मैं सारे टेरिटरीज या आइलैंड्स के नाम अभी यहाँ पर नहीं बताऊंगा, इसके लिए एक अलग वीडियो बना लेंगे। फिलहाल के लिए ये याद रखिएगा कि बोगेनविल कहां पर स्थित है, मेलानेशिया में, और उसके अंदर भी सोलोमन आइलैंड्स में, लेकिन देश जिसका वो हिस्सा है वो है पापुआ न्यू गिनी। दोस्तों संडे यानी 12 जनवरी को अनअकैडमी का सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट आ रहा है। यहाँ पर आपके पास मौका है बहुत बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप जीतने का। यूपीएससी की तैयारी आप फ्री में कर सकते हैं अगर आप इस टेस्ट में, इस ऑनलाइन टेस्ट में अच्छा करते हैं। तो इसे ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको नीचे पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। जहां पर कहीं कोड मांगा जाए तो महिपाल कोड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो जो जानकारी मैंने अभी आपको मैप के साथ बताई वो यहां पर लिखी हुई है, सोलोमन आइलैंड्स याद रखिएगा। और इस आइलैंड को अभी आज की तारीख में कहते हैं ऑटोनॉमस रीजन ऑफ बोगेनविल। इसे मैं आगे एब्रीविएट करूंगा एबीजी। ऑटोनॉमस का मतलब होता है कि थोड़ी बहुत इसे स्वायत्तता मिली हुई है, ये स्वायत्त शासन वाला इलाका है, इसीलिए इनके पास एक प्रेसिडेंट है। हालांकि उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो किसी पड़ोसी मुल्क पे हमला कर दे, वो वैसा पावर वाला प्रेसिडेंट नहीं है। इस क्षेत्र को, बोगेनविल आइलैंड को, पापुआ न्यू गिनी देश ने थोड़ी बहुत स्वायत्तता दे रखी है। क्यों, आगे आपको पता चल जाएगा। कौन से समुद्र के पास में स्थित है, तो सोलोमन सी के उत्तरी हिस्से में स्थित है, और ओवरऑल साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन का ये एरिया है। आइलैंड की डिटेल ज्यादा हमारे लिए याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो बहुत बड़ा आइलैंड नहीं है, 3 लाख की केवल इसकी आबादी है। हमारे यहाँ इतनी आबादी दिल्ली के बड़े बड़े मोहल्लों की होती है, बट स्टिल ये ज्योग्राफिकली और कल्चरली एक डाइवर्स एरिया है। आइलैंड का क्षेत्र काफी बड़ा है, 120 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और यहाँ का कैपिटल है बुका। तो ये आइलैंड हालांकि आबादी लो है, लेकिन एक डिस्टिंक्ट कल्चर के साथ यहाँ आइलैंड्स का कल्चर रहा है, बहुत सारे हजारों सालों से यहाँ लोग रह रहे हैं, तो इसीलिए ये काफी इंडिपेंडेंट अपने आप को महसूस करते हैं। तो ये आजाद होने की चाहत दुनिया में हर देश के लोगों के पास होती है, लेकिन आप आजाद बनते कैसे हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा बोगेनविल की हिस्ट्री समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लोग रह रहे हैं लगभग 30,000 सालों से। तो बहुत सारे लोग धीरे धीरे बोट पर बैठकर पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया तक पहुंच गए। फ्रॉम एशिया दे वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से आगे निकलकर ये इन आइलैंड्स में जाकर बस गए और 30,000 सालों तक ये रहते हैं।
लेकिन फाइनली एक अंग्रेज, आई एम सॉरी, एक यूरोपियन आता है और कहता है कि मैंने इस आइलैंड को डिस्कवर किया है। तो पहले यहाँ पर ओरिजिनल लोग, यहाँ के जो ओरिजिनल निवासी हैं उन्हें एबॉर्जिनल कहा जाता है, वो रहते थे। लेकिन आज से लगभग 250 साल पहले एक फ्रेंच एक्सप्लोरर आता है जिसका नाम था लुई एंटोइनी डी बुगेनविल। इस आदमी का सरनेम था डी बुगेनविल और इसने आकर इस आइलैंड को सो कॉल्ड डिस्कवर किया और कहा कि इसका नाम मैं अपने पीछे रख दूंगा, और वहां के लोगों को बोला कि तुम लोग आज से बोगेनवेल आइलैंड के निवासी कहे जाओगे। उन लोगों ने अपना कोई नाम रखा होगा लोकल, लेकिन वो इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है। तो ये वो फ्रेंच एक्सप्लोरर है, इसकी भी काफी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री थी। ये जेम्स कुक के आसपास के टाइम की बात है। तो आप लोगों को शायद पता ही होगा कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की खोज, अगेन सो कॉल्ड खोज, जेम्स कुक ने करी है। तो उन्हीं के समकालीन, जब जेम्स कुक अंग्रेज आदमी खोज कर रहा था ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की, उसी समय फ्रांस ने इस आदमी को भेजा था कि जाकर तुम भी चक्कर लगाकर आओ पैसिफिक ओशन में, दक्षिण में, और देखो कि वहां पर कोई नए आइलैंड ढूंढ सकते हैं या नहीं। तो ये फ्रेंच मिलिट्री ऑफिसर था, बाद में एक्सप्लोरर बन गया। ये नोबल परिवार से आता था, इसीलिए इसका सरनेम जो है ये इतना इंपॉर्टेंट है। बाद में आगे चलकर इसका बेटा जो है फ्रेंच नेवी का हेड भी बना था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेपोलियन एंड लेटर ऑन। और इसका सबसे फेमस दुनिया के अंदर यही है कि इसने सरकम नेविगेशन ऑफ द ग्लोब किया और कई सारे साइंटिफिक एक्सपेडिशंस को लीड किया, जिनमें से कई सारे दक्षिण अमेरिका और दक्षिणी प्रशांत महासागर में थे। और इसने बोगेनवेल आइलैंड को अपने नाम के पीछे रखा और एक पेड़ इसने डिस्क्राइब किया जो ब्राजील में मूलतः पाया जाता है। तो ये ब्राजील और पेरू का नेटिव प्लांट है जो ये दुनिया में लेकर गया और काफी पॉपुलर है। आज भारत में भी आप इसे कई जगह देखेंगे। तो हमारे लिए ये बोगेनवेल की बेल है जिसे हम अपने घरों में लगाते हैं। नॉर्थ इंडिया का जो एरिड ड्राई क्लाइमेट है, यहाँ पर ये काफी सक्सेसफुल है और बहुत सुंदर लगती है। तो इसीलिए इसको लोग यहाँ पर अलग अलग शेप में ढाल देते हैं। सो दिस प्लांट वॉज ऑल्सो नेम्ड आफ्टर द सेम पर्सन। और ये कहाँ का नेटिव प्लांट है? ब्राजील का। तो अब आते हैं अगेन हमारे बोगेनवेल आइलैंड पर। तो यहाँ के निवासी आराम से रह रहे थे, लोकल लोग थे, उन पर किसी का शासन नहीं था, कोई ऐसा शासन करने लायक बहुत कुछ यहाँ था भी नहीं। तो अचानक यहाँ पर जर्मनी के जहाज आते हैं और 1899 में कहते हैं कि भैया हम इसे एनेक्स करके जर्मनी का हिस्सा बना रहे हैं। तो जर्मनी पड़ोसी गिनी वाला आइलैंड या पापुआ न्यू गिनी वाला आइलैंड है, वहां पर भी पहुंच चुका था और कोलोनाइजेशन का टाइम था, इसीलिए उन्होंने भी 19वीं शताब्दी में इसे अपने अधीन ले लिया। याद रखना, बोगेनवेल यहां पर आया था लेकिन उसने फ्रांस का यहाँ एम्पायर नहीं बनाया, उसने आइलैंड को नाम दे दिया, लेकिन उसने यहाँ पर फ्रेंच सत्ता स्थापित नहीं करी थी। सत्ता स्थापित करी यहाँ पर यूरोपियन देशों में जर्मनी ने सबसे पहले। फिर वर्ल्ड वॉर 1 में जब जर्मनी हार गया तो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर कब्जा जमा लिया। फिर वर्ल्ड वॉर 2 में ऑस्ट्रेलिया को धक्का मार के जापान यहाँ पर आ जाता है। जापान हार जाता है वर्ल्ड वॉर 2 में तो यूएस की आर्मी यहां पर आ जाती है और कुछ समय बाद वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद में वो ऑस्ट्रेलिया वालों को ही वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थमा देते हैं कि भाई साहब आपके पड़ोस में है, आप ही देख लो। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में पापुआ न्यू गिनी, बोगेनवेल आइलैंड, ये पूरी टेरिटरी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा एडमिनिस्टर करी जाती थी अंडर दी लीडरशिप ऑफ यूएन। तो यूएन ने इनको ये जिम्मेदारी दी थी कि आप इस टेरिटरी को एडमिनिस्टर कीजिए। 1970s आते आते ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि अब समय आ गया है, इन्हें इंडिपेंडेंस दे दी जाए। यूएन ने भी कहा कि इंडिपेंडेंस दे दो। तो पापुआ न्यू गिनी देश को 1975 में आजादी मिलनी थी, ये तय हो गया था। 72-73 में डिसाइड हो गया था कि आपको आजादी दे दी जाएगी। उसी समय बोगेनवेल आइलैंड के लोगों ने कहा कि हमें पापुआ न्यू गिनी के साथ मत जोड़िए, हमें अलग से आजादी दे दीजिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उन्होंने कहा कि आपको कैसे दे दें आजादी, आप तो 2-3 लाख की आबादी वाले एक छोटे से आइलैंड हो, आप कैसे इंडिपेंडेंटली अपना गुजारा करेंगे। लेकिन बोगेनवेल के लोगों ने कहा कि नहीं भैया, हम तो आजादी चाहते हैं अलग से। तो 1975 में जब पापुआ न्यू गिनी को आजादी मिलने वाली थी 16 सितंबर को, उससे 15 दिन पहले 1 सितंबर को बोगेनवेल वालों ने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया। इट वॉज अ यूनिलैटरल डिसीजन। दुनिया भर में किसी ने इनको रिकग्निशन नहीं दी कि आप एक आजाद मुल्क हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि हमारा तो इंडिपेंडेंस डे हो चुका है। अच्छा, अब इन्होंने क्या कोशिश करी कि इन्हें भी पता था कि हम अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतना पैसा नहीं है, जीडीपी नहीं है हमारी। तो इन्होंने पड़ोसी सोलोमन आइलैंड, जो उस समय ब्रिटिश के अधीन हुआ करते थे, ये ब्रिटिश सोलोमन आइलैंड हुआ करते थे तब, अब इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, तो इनको कहा कि भैया हमें अपने साथ जोड़ लो। हम ऑस्ट्रेलिया से तो अलग हो गए, अभी आप हमें अपने साथ जोड़ लीजिए, 5-6 साल बाद आप भी आजाद हो जाएंगे। इनकी भी आजादी की बातें चली रही थी, तो हम मिलकर सोलोमन आइलैंड नाम का एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएंगे बढ़िया सा। लेकिन ब्रिटेन ने इनको मना कर दिया। सोलोमन आइलैंड के थ्रू इनको कहा कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो कुल मिलाकर ना ये इस घाट के रहे ना उस घाट के। सोलोमन आइलैंड ने जब इन्हें मना किया तो अल्टीमेटली फिर से थक हार कर ये पापुआ न्यू गिनी की सरकार से जाकर बात करते हैं और लगभग 6 महीने बाद उन्हीं के साथ फिर से शामिल हो गए। अब पापुआ न्यू गिनी की सरकार भी कहती है कि कोई बात नहीं, आप भी इधर उधर से ठोकर खा के आए हैं, लेकिन हम समझते हैं कि आपको आजाद होना है, आपकी आजादी की आकांक्षाएं हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम आपको थोड़ी स्वायत्तता दे देते हैं। आप अपने चुनाव करिए, आपकी अपनी लोकल पार्लियामेंट बन सकती है, लेकिन इकोनॉमी,
मिलिट्री, ये सब हमारे अधीन रहेगा। जो मोटे तौर पर बड़े बड़े डिसीजन होते हैं देश के लिए वो सारे पैपुआ न्यू गिनी से, वहां के कैपिटल पोर्ट मोरेस्बी से लिए जाएंगे। लेकिन बोगनवेल के लोगों को लोकल लेवल पे काफी हद तक स्वायत्तता दे दी जाएगी और इवेंचुअली भविष्य में कभी देखेंगे आपकी मर्जी हुई तो आपको इंडिपेंडेंस का रास्ता भी हम खोल कर रख रहे हैं। हम आज ही कह रहे हैं कि जब आपकी मर्जी हुई आप इंडिपेंडेंस ले लेना। ऐसा 1975 में इन दोनों देशों का, पैपुआ न्यू गिनी और बोगनवेल का, एक समझौता होता है। लेकिन प्रॉब्लम शुरू हो गई 10 साल बाद। तो होता यह कि वहां पर एक बहुत बड़ी माइन थी, पैंगुना माइन। तो ये माइन 1960 से कॉपर निकाल रही थी और इस माइन ऑपरेशन में सबसे बड़ा रोल था ऑस्ट्रेलिया का। वहां की एक कंपनी है रियो टिंटो, आपने शायद नाम सुना होगा। तो रियो टिंटो यहां माइनिंग कर रही थी और इस बोगनवेल आइलैंड का 50% जो जीडीपी है वो इसी माइन से चलता था। एक माइन पूरे आइलैंड की 50% जीडीपी चला रही थी। लेकिन अगर मान लो इस माइन से 100 रुपए निकल रहा था, 100 रुपए का कॉपर निकल रहा था, तो बोगनवेल की सरकार को कितना मिल रहा था? 0.5, लेस देन 1% ऑफ द मनी कमिंग आउट ऑफ दिस माइनिंग ऑपरेशन वॉज गोइंग इन टू द बोगनवेल आइलैंड। तो वहां के लोग इससे काफी नाराज हो जाते हैं। आसपास के जो निवासी थे वो एनवायरमेंटली काफी परेशान थे कि नदी के अंदर, वहां की जो लोकल नदियां हैं उनमें पोल्यूशन हो रहा था माइन के कारण। तो वहां पर एक रेवोल्यूशनरी आर्मी बन जाती है, बागी हो जाते हैं कुछ लोग वहां के। तो बीआरए नाम का एक संगठन बनता है और वो लोग हथियार उठा लेते हैं, जिनमें ये आज के जो इनके प्रेसिडेंट हैं वो भी एक नौजवान सैनिक थे। तो ये बोगनवेल रेवोल्यूशनरी आर्मी जो है ये पैपुआ न्यू गिनी की सरकार और रियो टिंटो माइनिंग ऑपरेशन के खिलाफ एक तरह की जंग छेड़ देती है और फाइनली वो माइन को शटडाउन करना पड़ता है 1989 में। उसके बाद एक सिविल वॉर छिड़ गया। पैपुआ न्यू गिनी की सरकार इस बीआरए को कंट्रोल करना चाहती थी। 10 साल इनकी ये लड़ाई चलती है ऑन एंड ऑफ और इसमें लगभग 15 से 20 हजार लोग मारे जाते हैं, जो उस देश के लिए बहुत बड़ा नंबर है। इमेजिन करो, जिसकी आबादी आज 3 लाख है, उस समय 2.5-3 लाख रही होगी, वहां पे 20,000 लोग इस लड़ाई में मर जाते हैं। फाइनली 10 साल की लड़ाई के बाद इनका एक शांति समझौता होता है ईयर 2000 के अंदर और इसी शांति समझौते में अगेन पीएनजी की सरकार ये कहती है कि 20 साल बाद आप एक काम करना, आप हमसे संतुष्ट नहीं हो तो एक रेफरेंडम करवा लेना। तो यही होता है कि 20 साल बाद बोगनवेल के लोग फिर से कहते हैं कि भैया रेफरेंडम कराइए। 2019 में रेफरेंडम होता है, लेकिन याद रखिएगा कि ये नॉन बाइंडिंग रेफरेंडम था। तो उस 2000 वाले समझौते में ही उन्होंने कह दिया था कि रेफरेंडम जब होगा तो वो बाध्यकारी नहीं होगा। उसके बाद पीएनजी की सरकार डिसाइड करेगी कि हाँ रेफरेंडम का क्या रुख रहा, उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि आपको आजादी देनी है या नहीं। लेकिन देखिए यहाँ पर 98.3%, कुछ जगह मुझे 97.8% का आंकड़ा दिखा, तो जो भी है 98% लोगों ने यहाँ कहा कि हमें आजादी चाहिए। तो कुल मिलाकर फिर से ये आजादी की जो आग है, ये आजादी की चिंगारी है, ये फिर से बोगनवेल के लोगों में लग जाती है और अब ये कहते हैं कि तुरंत आजादी दे दो। तो इनकी मेन प्रॉब्लम क्या है, पीएनजी सरकार से शिकायत क्या है कि हमें आप आर्थिक तौर पर अच्छे से सपोर्ट नहीं करते। जो भी डेवलपमेंट होता है वो मेन आइलैंड पे होता है, हमारे आइलैंड पे आप ना तो डेवलपमेंट करते हैं, ना ही हमारी पॉलिटिकल ग्रीवांसेस को आप सुनते हैं, हमारे साथ सौतेला व्यवहार होता है। तो इसीलिए पीएनजी के सरकार या पीएनजी की जो लोग हैं वो कहते रहते हैं उनसे, बोगनवेल वालों से, कि नहीं आप हमारे साथ रहो, साथ रहोगे तो मजबूत रहोगे, सिक्योर रहोगे, अलग मत हो। लेकिन पीएनजी सरकार की भी एक बहुत बड़ी वहां पे फाइनेंशियल इंटरेस्ट है एंड दैट इज द पैंगुना माइन। याद रखिए वो माइन आज भी अगर फिर से चालू होती है, वो 1989 से बंद पड़ी है, उसको चालू नहीं किया गया है, लेकिन अगर वो आज भी चालू कर दें तो उसमें बहुत सारे कॉपर के भंडार हैं और उस माइन के पास में ही गोल्ड के भी रिजर्व डिस्कवर हो गए थे, बट ड्यू टू द सिविल वॉर वहां पर माइनिंग नहीं हो पाई। तो कॉपर और गोल्ड दोनों का वहां पर अथाह भंडार है और जो लोग उस समय माइन बंद करने के लिए लड़ रहे थे, जो आज की सरकार में राष्ट्रपति और मंत्री बने बैठे हैं, वही लोग अब 2023 में कह रहे हैं कि माइन चालू कर देते हैं, बोगनवेल सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, इससे टैक्स जो आएगा उससे हमारे देश की इकोनॉमी चलेगी। तो अब ये जो रेफरेंडम हुआ है इसमें वोट इंडिपेंडेंस का तो पड़ गया, लेकिन अभी तक इस रेफरेंडम को पीएनजी की पार्लियामेंट ने रेटिफाई नहीं किया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 2000 वाले एग्रीमेंट में भी ये लिखा हुआ था कि जब तक पैपुआ न्यू गिनी की पार्लियामेंट ये नहीं कहती कि हाँ रेफरेंडम वैलिड है, तब तक आज़ादी नहीं मिल सकती। तो अभी पिछले कुछ हफ्तों से ये जो एबीजी की सरकार है, ऑटोनॉमस बोगनवेल की जो सरकार है, ये कोशिश कर रही है कि हम जल्द से जल्द पीएनजी की पार्लियामेंट में इसको पास करवाएं और हमें आज़ादी मिल जाए। अच्छा, जब ये रेफरेंडम हुआ था उस समय उन्होंने एक और समझौता कर लिया था 2022 में। 2022 में इन्होंने ये कहा था कि आज़ादी का प्रोसेस 2025 से शुरू हो सकता है। इट वॉज एन ओपन एंडेड स्टेटमेंट कि 25 से आप आज़ादी की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं और 27 तक चाहें तो आज़ादी ले लें। अब जैसे ही 25 आया तो 1 जनवरी को आते ही उनके प्रेसिडेंट ने कहा कि हमें तो भैया आज़ादी दे दो, 2022 में हमारा ऐसा एग्रीमेंट हुआ था। अब लेकिन यहाँ पर देखिए एक प्रॉब्लम है, कई आलोचकों का यह भी अभी कहना है कि इतने छोटे देशों को आज़ादी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आज भी बोगनवेल आइलैंड का जो जीडीपी है वो इतना नहीं है कि वो अपने आप को सस्टेन कर लें।
उन्हें अल्टीमेटली उस माइन को चालू करना पड़ेगा। उस पैनगुना माइन के बिना उनके देश की अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती है। आज भी उनका बहुत सारा सामान बाहर से आता है, वो दूसरे देशों पे, पड़ोसी देशों पे निर्भर हैं। अनाज वगैरह उनका काफी हद तक ऑस्ट्रेलिया से आता है, क्योंकि वहां तो घने जंगल हैं, उनके पास उगाने के लिए बहुत ज्यादा अनाज के लिए खेत वेत की जगह नहीं है। दैट इज वाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गिव इंडिपेंडेंस टू सच स्मॉल कंट्रीज। तो अगर हम देखें कि वैसे इंडिपेंडेंस मिलती कैसे है, तो इसके लिए कोई फिक्स रास्ता नहीं है। देयर इज नो फिक्स ट्रीटी और नो फिक्स रूल और रेगुलेशन कि भैया नया देश कैसे बनेगा। ये किसी देश के कानून में नहीं लिखा है या कोई अंतरराष्ट्रीय कानून में नहीं लिखा। लेकिन मोटे तौर पर मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933 को एक बेसलाइन माना जाता है, एक बेंचमार्क माना जाता है। उस कन्वेंशन ने, ये वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बीच में हुआ था, यूरोप के कुछ देश यहां पर आते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, डिसाइड करते हैं कि किसको आज़ादी देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 4 चीज़ें हमेशा होनी चाहिए। अगर कोई देश आज़ाद होना चाहता है या कोई एरिया अपने आप को देश कहलवाना चाहता है, तो उसके पास एक परमानेंट पॉपुलेशन हो कि जी ये 4 लाख लोग जो हैं ये बोगनवेल के नागरिक हैं। दूसरा, उसकी एक डिफाइंड टेरिटोरियल बाउंड्री होनी चाहिए कि इस नदी से शुरू होकर इस पहाड़ तक ये वाला देश गिना जाएगा या माना जाएगा। अब आइलैंड नेशन के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए दूसरे देशों में जो कॉन्टिनेंटल एरियाज में होते हैं उनमें प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी डिफाइंड टेरिटोरियल बाउंड्री होनी चाहिए। तीसरा, आपकी एक सरकार होनी चाहिए। देयर मस्ट बी अ गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर, या कुछ लोग हों जो कम से कम आपके देश को चला सकें, तभी तो आपको आज़ादी मिलेगी। आपकी सरकार कैसे चलेगी आज़ाद होने के बाद? तो एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। अब चाहे वो किसी के गुलाम में चल रही हो, जैसे अभी पीएनजी ने एबीजी को अपनी खुद की सरकार चलाने की अनुमति दे रखी है, तो आज बोगनवेल के पास में अपना राष्ट्रपति है, अपनी एक छोटी सी पार्लियामेंट है, अपने उनके सारे सिस्टम्स इन प्लेस हैं। कल अगर उन्हें आज़ादी मिल जाए तो वो उनकी सरकार नॉर्मल जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी, बस वो उनका झंडा बदल लेंगे, अपना इंडिपेंडेंट झंडा लगा देंगे। तो इनके पास सरकार है। चौथा, अगर आप इंडिपेंडेंट हैं तो आपके पास इतनी शक्ति होनी चाहिए कि आप दूसरे देशों के साथ कोई भी ट्रीटी कर सकें, दूसरा देश आपको रिकॉग्नाइज करे। कुल मिलाकर आपकी आज़ादी तभी मानी जाएगी जब दूसरे देश, पड़ोसी देश आपको माने कि हाँ ये इंडिपेंडेंट है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट 1940s में जब यूएन आया था तो उसके बाद इसको सबसे इंपॉर्टेंट माना गया कि दूसरे देश एक तो आपको माने, यूएन जैसा संगठन आपको माने कि हाँ आप एक कंट्री हैं। एंड यूएन क्या कहता है? यूएन कहता है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यानी कि वहां के लोग क्या कहते हैं उनकी सुनो। तो यहां बोगनवेल के लोगों ने तो कह दिया है, 98% लोगों ने, कि हमें आज़ादी चाहिए। तो यूएन कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अगर कहीं के लोग कह रहे हैं कि हम आज़ाद होना चाहते हैं, हम एक देश हैं, तो उनको मान लो। और मॉन्टेविडियो कन्वेंशन जो है वो एक बेसिक बेंचमार्क तो दे ही देता है। ऑलराइट, तो अब अगर हम देखें यूएन के मेंबर्स कितने बड़े हैं, तो आज की तारीख में यूएन के 193 मेंबर हैं, लेकिन नए देश बनते रहते हैं दुनिया में। तो देखिए 1989, हार्डली 35 ईयर्स पहले देश थे 159। दुनिया में 159 रिकग्नाइज्ड कंट्री थे, यूएन के इतने मेंबर स्टेट्स थे। आज यूएन के मेंबर स्टेट्स हैं 193, बोगनवेल बन जाएगा तो 194 हो जाएगा। तो इस तरह से देश ऐड होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया में नए देशों का सृजन नहीं होता है। इनफैक्ट आप पिछले 15-20 सालों का इतिहास देखें तो लास्ट कंट्री टू ज्वाइन यूएन वो साउथ सुडान, उसके पहले मोंटीनीग्रो, तिमोर लेस्ते, 2002 में स्विट्जरलैंड, ये तो देखो बहुत पुराना कंट्री है पर ये ज्वाइन नहीं करते थे। फिर उसके अलावा बहुत सारे नए नए कंट्रीज बने थे 1990s में, मेनली बिकॉज यूगोस्लाविया और पूर्व सोवियत यूनियन का विघटन हो गया, तो उससे कई सारे अलग अलग देश बने। और ये कई आइलैंड नेशंस जो पैसिफिक के हैं ये भी यूएन के मेंबर बन जाते हैं, आज़ादी मिल जाती है। फिर देखिए कुछ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज भी हैं यूएन की, इनके बारे में भी थोड़ी जानकारी रखिएगा। सबके नाम याद नहीं रखोगे चलेगा, बट एक दिमाग में बात रखना कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी। कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनमें खुद की इंडिपेंडेंट सरकार नहीं है, उन्हें कोई और देश कंट्रोल कर रहा है। और मोस्टली यहां पर ब्रिटेन, फ्रांस या स्पेन जैसे देश हैं जो पहले किसी समय अपना बड़ा एक एम्पायर चला करते थे, कॉलोनियल पावर्स थे। इसमें यूएसए भी शामिल है। यूएसए भी एक छोटा मोटा कॉलोनियल पावर हुआ करता था 100 साल पहले। तो उन्हीं के ये सारे डिपेंडेंट टेरिटरीज हैं जो दुनिया भर में मोस्टली छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। सबसे बड़ा अगर एरिया देखोगे तो ये वेस्टर्न सहारा नाम का जो रीजन है ये इसमें शामिल हो जाता है। दीज आर ऑल नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज। तो दोस्तों फाइनली अगर आप मुझसे यूपीएससी की तैयारी के दौरान पढ़ना चाहते हैं, अन्य अनअकैडमी के एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे यूपीएससी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो 1.5 ईयर का कोर्स है ये आपको एक बहुत ही अच्छे प्राइस पर डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा इफ़ यू यूज़ द कोड महिपाल। गो एंड चेक आउट द कोर्स डिटेल्स, नीचे आपको लिंक पे सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। हमारे अपकमिंग बैचेस यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। और याद रखिए प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम भी हमारा चालू है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 16 जनवरी को इसका नया बैच स्टार्ट हो रहा है। इसकी कुछ नियम एवं शर्तें हैं, वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एंड अगर आप यूपीएससी इंटरव्यू दे रहे हैं तो मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।